हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी के कारण से, डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है दृष्टि पटल, सी ऑप्शन है श्वेत पटल, डी ऑप्शन है रक्त पटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह दृष्टि पटल है, जिसे हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा और छोटा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है लकड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है कॉपर का, सी ऑप्शन है निकेल का, डी ऑप्शन है पारा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है,
तो जो हेमेटाइट होता है ये लोहा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 10.5, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 6.5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछे, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है डोबेराइनर, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूलैंड्स थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबेराइनर ने दिया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मेंडलीफ ने बनाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है? ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है? तो उच्च धारा के प्रवाह से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज जो कतारें होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, यानी आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या 18 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है चारकोल, डी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है अशुद्धि, डी ऑप्शन है प्रतिफल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं। ए ऑप्शन है ग्रहण, बी ऑप्शन है त्याग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, तो त्याग करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के बराबर, बी ऑप्शन है अभिलंब के बराबर, सी ऑप्शन है आपतित किरण के बराबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव, बी ऑप्शन है केंद्रक, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, डी ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है, तो कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिका का भाग नहीं है, ये पादपों में यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग होता है, तो लिटमस पत्र का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है ये क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण से, सी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं। तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रीस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है मोबिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और कोयला सबसे अधिक किस राज्य में होते हैं, तो झारखंड राज्य में होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है अंडाणु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो उसका प्रतिरोध घटता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अंगूर का किण्वन करना एक प्रकार का ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन है दोनों है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर का किण्वन करके हम यहाँ पे लिक्विड बना सकते हैं, और फिर लिक्विड से हम अंगूर नहीं बना सकते हैं। तो ये किस में आता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और टार्टरिक अम्ल एक और में पाया जाता है, इमली में, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो सिरका होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो लैक्टिक अम्ल होता है ये दूध दही में पाया जाता है, और जो सिट्रिक अम्ल होता है ये नींबू और संतरा में पाया जाता है, और जो मेथेनोइक अम्ल होता है ये चींटियों में और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। तो मृग मरीचिका क्या होता है, तो रेगिस्तान में लगता है कि कुछ दूरी पर पानी है और वहां पे जाने पर पानी नहीं दिखता है, तो फिर लगता है कुछ और दूरी पर पानी है, और फिर वहां पे जाने पर क्या होता है कि पानी नहीं दिखाई देता है। तो मृग मरीचिका ये प्रकाशीय भ्रम होता है, और ये प्रकाशीय भ्रम किसके कारण से बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है समतल दर्पण। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम यहाँ पे आपको 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।